नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। स्वास्थ्य है अनमोल धन, सेहत है अनमोल, ध्यान स्वास्थ्य पर दीजिए, दूर रहेंगे रोग। स्वस्थ जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य है और इसका ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य है। बेहतर है कि किसी को कोई रोग न हो, अर्थात निरोगी जीवन संभव हो पाए, जिसके लिए स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता होती है। और यदि किसी को रोग हो जाता है तो उसके सही उपचार मिल पाए, और इसी उद्देश्य से शुरुआत की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की। क्या है ये परियोजना और किस तरह से आम लोगों के लिए सही और किफ़ायती इलाज मिलने में सहायक सिद्ध हो रही है, कितना महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, मेंबर नीति आयोग, श्री अमित अग्रवाल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड डॉक्टर NK अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स देवधर। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। मार्च का जो पहला सप्ताह है उसको जन औषधि जन चेतना सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। किस तरह से इस विषय पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ये सब आपको बताएंगे। जानकारी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सभी लोगों को किफ़ायती अर्थात कम मूल्य पर सही उपचार मिलना। भारत सरकार के जन औषधि केंद्र गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा है। प्रभावी और सुलभ दवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। जन जन तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 से 7 मार्च तक जन औषधि जन चेतना सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन 1 मार्च को किया गया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय से 11 जन औषधि रथ और मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जन औषधि रथ दिल्ली NCR में जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। ये वाहन जन औषधि केंद्रों के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने और सुलभ दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए हैं। जन औषधि केंद्रों में गुणवत्ता वाली दवाएं कम मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इन दवाओं का उपयोग करने से आम नागरिकों को काफी लाभ प्राप्त होता है। इनमें कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवाएं सम्मिलित हैं। देश में अब तक 15,000 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। 7 मार्च को जन औषधि जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे सप्ताह देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का प्रमुख भाग है। ये परियोजना आम लोगों तक इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम सिद्ध हो रहा है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे यहाँ पर उपस्थित विशेषज्ञ। इससे संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है, और नंबर है 23097846, और दूसरा नंबर है 23097671। आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है ये परियोजना। सबसे पहले अमित कुमार अग्रवाल जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, जहाँ पर देश में बात होती है सभी के स्वास्थ्य को बेहतर करने की, ऐसे में सभी को कम और किफ़ायती दाम पर इलाज मुहैया कराना, उपलब्ध कराना एक बेहद जटिल और महत्वपूर्ण बात है। किस तरह से आप उपयोगी मानते हैं इसे, जिससे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा इलाज, उन तक भी सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर बन रहा है?
जी धन्यवाद। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जन औषधि केंद्र जो है पूर्णतः सुरक्षित हैं और इसकी पूरी सप्लाई चेन जो है, एक हमारे पास 5 मेजर जो है वेयर हाउसेज़ हैं, उसमें प्रत्येक जब दवा आती है उसकी 100% बैचेस की टेस्टिंग होती है। केवल जो WHO के GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रोडक्शन के मानदंड को जो पूरा करते हैं वही सप्लायर उसको दे सकते हैं। जो उसके ड्रग इंटरमीडिएट्स APIs होते हैं, जिस रॉ मटेरियल से उसको बनाया जाता है, उसका भी सर्टिफिकेशन और उसका ब्यौरा भी पूरा लिया जाता है, ताकि पूरी जिम्मेदारी हो, पूरी अकाउंटेबिलिटी हो कि दवा में कहीं भी कोई कमी हो तो न केवल सप्लायर बल्कि उसके पीछे का व्यक्ति भी जिम्मेदार ठहराया जा सके। और जब सैंपल पास हो जाता है, NABL जो राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है लेबोरेटरीज़ का, एक थर्ड पार्टी NABL लैब से चेक होने के, पास होने के बाद ही उसको आगे भेजा जाता है। हमारे प्रत्येक 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में, संघ शासित क्षेत्रों में हमारे एक जो है स्टॉकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहाँ जाता है और वहाँ से जो है सीधे जन औषधि केंद्र वाले 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं देश में आज, वो उसको उठाते हैं। तो इस तरीके से पूरी गुणवत्ता मेंटेन होती है और जन औषधि केंद्रों में जो है कोल्ड चेन वगैरह मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेटर भी रहता है। तो पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये न केवल कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये व्यक्ति केवल उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से बराबरी से जो ब्रांडेड ड्रग्स मिलते हैं उसकी गुणवत्ता में बिल्कुल बराबर है। जी डॉक्टर विनोद पॉल, स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की जाए तो कितना अहम कदम इसे माना जा सकता है, विशेष तौर पर उन बीमारियों के लिए जो जटिल हैं, जिनका इलाज लंबा चलता है, महंगा है। बहुत बार देखा गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बीमारियों का इलाज करवाकर थक जाते हैं क्योंकि शायद उनके पास उस तरह से सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप इस नए कदम या पहल की मानते हैं? दवाइयों का महत्व स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में और उससे भी ज़्यादा स्वास्थ्य को सुधार लाने के लिए फंडामेंटल है। दवाइयों से बीमारियों का इलाज होता है और आज हम बहुत जटिल बीमारियों का भी इलाज दवाइयों से संभव कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि दवाइयों की जो खर्चे का बोझ पड़ता है वो वहन करना बियॉन्ड अ पॉइंट सबके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये देखा जाता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसको कहते हैं कि जेब से दिया हुआ खर्च स्वास्थ्य के लिए, जब उसकी हम गणना करते हैं, उसका एस्टीमेट लगाते हैं, तो निकल के आता है कि लगभग 2/3 60% से ऊपर जो खर्चा स्वास्थ्य की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए होता है वो दवाइयों पर होता है। तो दवाइयाँ अगर सस्ते दर पे मिलेंगी, गुणवत्ता के साथ वाली दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल होंगी, आसपास हमारे मिल सकती हैं, तो उससे बोझ कम पड़ता है। तो 2 एस्पेक्ट हैं कि एक तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं खरीद सकूं, दूसरा गुणवत्ता हो। इन दोनों को ही जो चीज़ अश्योर करती है, एक सिस्टम जो बना है वो जन औषधि का जो नेटवर्क बना है उसमें ये पूरा होता है। और हम धीरे धीरे आप जानेंगे ज़्यादा भी 2000 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं, 300 से ज़्यादा सर्जिकल चीज़ें वो उपलब्ध हो रही हैं, सैनिटरी पैड उपलब्ध हो रहे हैं। और जो बात आपने कही कि क्रॉनिक डिजीज़, जो दवाई हमें बार बार महीनों तक, हफ्तों तक लेनी पड़ती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर में, जैसे कि डायबिटीज़ में, शुगर की बीमारी में, कई बार ये पेट की बीमारियां ऐसी होती हैं, उनमें जब बोझ पड़ता है तो लगातार बोझ जो परिवार पे आता है उसको संभालने के लिए अगर उस खास उन बीमारियों के लिए अगर उचित दवाइयाँ, गुड क्वालिटी की दवाइयाँ अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिले हमें, तो फिर एक बहुत ही ये भले का काम है और ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी एफर्ट में जन औषधि कार्यक्रम जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जी, और जिस तरह से कहा जाता है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, तो इसमें धर्म भी जुड़ा है और कर्म भी जुड़ा है, क्योंकि उन लोगों की सहायता हो रही है जो शायद पैसे न होने की वजह से या इलाज महंगा होने के कारण अपना इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, कितनी राहत की बात है, दूर दराज इलाकों में भी इसकी उपलब्धता कराई जा रही है। किस तरह से हमारा जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सशक्त प्रदान कर रहा है और कैसे उन रोगियों के लिए राहत लेकर आ रहा है। ये धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और ये जो आज का विषय है, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि जन औषधि केंद्र के द्वारा जो दवाइयाँ मिलती हैं उसका
जो मार्केट की जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उससे 50 से 90% दाम कम पड़ते हैं। और पिछले जो सालों का आंकड़ा निकाला गया है पिछले 2024 का, कि कुल मिलाकर के 1800 करोड़ की दवाई बेची गई और उसमें हमारे उपभोक्ताओं को 7000 करोड़ का फ़ायदा हुआ। यानी कुल मिलाकर के देखिए कि अगर मैं 9000 में से खाली 2000 यानी खाली 20% खर्चा करना पड़ रहा है, 60-70% हमारी और 80% तक हमारी बचत हो जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बचत है खाली गिनती का एक आंकड़ा नहीं है जी। ये देखा गया है हमारे देश में भी और सारी दुनिया में कि कुछ समाज का एक तबका होता है जो दवाई के बोझ से अगर मिडिल क्लास में है तो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता है दवाई का इलाज कराने के लिए। और वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये पूरी कोशिश करी जा रही है। इनफैक्ट जो शब्द यूज़ किया जाता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रांसफॉर्म, एक पूरा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है इस तरीके से। और दूसरा, अभी जो निकट भविष्य में हम देख रहे हैं और पीछे भी, कि अब कैंसर की दवाइयाँ भी यहाँ पर मिलने लगी हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ की, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, उसमें तो सारी उम्र हमें दवाई खानी होती है और ज़्यादातर मरीज़ 2 महीने 4 महीने खा करके, क्योंकि खर्चा नहीं वहन कर सकते, छोड़ देते हैं दवाई। तो ऐसी स्थिति में ये एक बिल्कुल नायाब और यूनिक किस्म का कार्यक्रम है और शायद पूरी दुनिया में एक अपने किस्म का एग्जाम्पल है जिसमें दवाइयों के खर्चे को सीमित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। यानी कि मैन्युफैक्चरर भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उपभोक्ता भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो जन औषधि केंद्र खोलते हैं, एक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करता है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी समग्र सोच के साथ इस कार्यक्रम को आगे लिया जा रहा है। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश। हर दिशा में इसको लाभकारी माना जा सकता है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं, कई तरह के प्रश्न लोग जानना चाह रहे हैं उपलब्धता के बारे में, इन सभी को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं दिल्ली से, राकेश जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो दवाइयाँ में क्या फ़र्क है, जो नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं, जैसे मेरी एपिलेप्सी दवाई चल रही है, तो उनमें क्या फ़र्क है? जी हाँ जी। क्या फ़र्क है दवाइयों में जो ब्रांड नेम्स में मिलती हैं और जेनरिक जो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं? अमित अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, सीधा जवाब है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दवा जो है, जब जो पेटेंटेड दवा नहीं होती वो कोई भी बना सकता है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए उस पर एक ब्रांड का नाम देती हैं, लेकिन जो उसके अंदर दवा है वो वही है और बिल्कुल उसी मानक से उसकी टेस्टिंग होकर उसको सप्लाई किया जाता है। जी, इसके ऊपर डॉक्टर पॉल चाहूँगा, आप मान लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई एम्लोडिपिन चली हुई है, सॉल्ट जो है उसका नाम एम्लोडिपिन होता है, फिर उसके ब्रांड नेम से कई नाम चल पड़ते हैं। जन औषधि सिस्टम में एम्लोडिपिन ही मिलेगी और गुणवत्ता वाली एम्लोडिपिन ही मिलेगी, नाम से आप कोई सरोकार कोई है नहीं। जैसे कि अमित जी ने कहा, दवाई वही है, दवाई की एफिकेसी भी वही है, नाम पे नहीं जाना है। और वो दवाइयाँ जो जन औषधि केंद्र में मिलेंगी आपको, वो बिल्कुल सर्टिफाइड सटीक दवाई, वही एम्लोडिपिन आपको पूरी ताकत वाली मिलेगी, जो कि हाई ब्रांड के नाम पे हायर लेवल, ऊंची कॉस्ट पे, ऊंचे उसके रेट पे मिलती है। वही दवाई पूरे रेट पे 50 से 90% के सस्ते दर के ऊपर जन औषधि में मिलेगी। आप ज़रूर जन औषधि की दवाई को अपनाइए, ये मेरा सुझाव है। मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ना चाहता हूँ इसी चीज़ में, और मैं ख़ास तौर पे ये मेरा अनुरोध चिकित्सा कर्मियों के साथ भी है, डॉक्टर्स के पास भी है, कि अपने मरीज़ों में ये विश्वास पैदा करने का प्रयास करें कि ये दवाई की गुणवत्ता वही है जो हम किसी नाम से खरीदते हैं। और कई बार ये मन में एक वहम होता है, क्योंकि ये जेनरिक है तो इसका प्रभाव कम होगा या उसका असर ब्रांडेड दवाई के मुकाबले, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है। और इसमें हम चिकित्सा के जो कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, ANM बहन जी हैं, CHOs हैं,
उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हम अपने मरीज़ों को बताएं कि इस दवाई में वही चीज़ है जो एक सबसे बेहतरीन, मार्केट में नहीं दुनिया में, वो दुनिया की गुणवत्ता के मानदंडों के साथ मैच करते हैं। और नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन पे जाएं तो गाइडलाइन ये है कि हमें जेनेरिक फॉर्म में ही दवाई लिखनी है। ये एक गाइडलाइन है, एथिकल गाइडलाइन है। अगर उसको इतना भी पुश अगर नहीं हमारे डॉक्टर कलीग नहीं करना चाहते तो कम से कम ये कह सकते हैं कि ये अमॉक्सिसिलिन आप जन औषधि से ले लो, आपको पूरी गुणवत्ता वाली मिलेगी और सरकार गारंटी देती है। आप भी उस गारंटी में अपने शब्द ऐड करिए और कन्विंस करिए कि वहाँ से हम दवाई लेंगे तो सेफ दवाई है। जी थोड़ी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया जिसमें लिखा होता है कौन सी दवा कितनी स्ट्रेंथ कितने डोज में बनेगी, सभी दवाओं के लिए चाहे वो ब्रांड के तहत बिके चाहे जन औषधि से बिके बराबर है। उसके जो मानक हैं, मानक भी बराबर हैं और उसकी टेस्टिंग का तरीका भी बराबर है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। और जैसे उदाहरण दिया एम्लोडिपिन है ब्लड प्रेशर का, ऐसे ही एक बड़ा कॉमन ड्रग लोग यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर में, टेलमिसार्टन करके अलग अलग नामों से बिकता है, हमारे कुछ दर्शक भी लेते होंगे। अब इसी का उदाहरण बताऊं तो पिछले महीनों के आंकड़े पे अगर आप हमारे जन सुगम ऐप पे जाते हैं या पोर्टल पे जाते हैं, आप तुलना भी कर सकते हैं किसी भी दवा की। वो बाज़ार में आपको एक पत्ता मिलेगा जो टॉप 3 ब्रांड का औसत है 72 रुपये का, और आप जन औषधि केंद्र से लिखेंगे तो वही 12 रुपये में मिल जाएगा। जी अमित जी, बहुत सारे हमारे पास ईमेल्स आए हैं। उपलब्धता को लेकर बात है कि अगर एक किसी केंद्र में औषधि नहीं मिलती है या दवा नहीं मिलती है तो क्या दूसरे केंद्र में वो अवेलेबल होगी? किस तरह से पता किया जा सकता है? क्या कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है? सरिता जी पूछ रही हैं। और दीपिका का सवाल है कि क्योंकि ये दवाएं अलग अलग जगहों से लाई जाती हैं तो जो इसकी कोल्ड स्टोरेज की कुछ दवाइयों के लिए आवश्यकता होती है तो उसको कितना फॉलो किया जाता है जिससे जो क्वालिटी है उसमें कहीं कमी ना आए? और क्योंकि ये दवाएं फिर कम मूल्य की हैं तो कहीं क्वालिटी तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही? जी, इसमें जानकारी के लिए आप janaushadhi.gov.in पे जाकर देख सकते हैं, या इसके अलावा चाहे आप एप्पल का इस्तेमाल करते हो आईफोन का या फिर आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हो, दोनों प्ले स्टोर से आप जन औषधि सुगम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये भी पता चल सकता है कि तुलनात्मक दाम भी, और आपके करीबी आपका पिन कोड डालेंगे तो आपके करीब के जो जन औषधि केंद्र हैं उनका अता पता भी मिल जाएगा। पोर्टल या ऐप में से एक जगह से आप पे हमने मोबाइल नंबर भी डाले हुए हैं जी। तो मोबाइल नंबर से भी आप पूछ के संपर्क कर सकते हैं। वैसे जन औषधि केंद्र वाले जैसे आपके दुकान वाले होते हैं तो वो आप अगर चाहें तो उनका मोबाइल नंबर लेके भी रख सकते हैं, उनसे फ़ोन से भी संपर्क करके कर सकते हैं जी। और कोल्ड चेन को जो है डिस्ट्रीब्यूशन तक मेंटेन करना, ये हम पूरे 36 राज्यों के पॉइंट जहाँ से कि वो उठाते हैं सीधे महीने में 1 या 2 बार उठाते हैं, वहाँ तक पूरी कोल्ड चेन की जिम्मेदारी जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI, वो बिल्कुल उसको सुनिश्चित करता है। और उसके बियॉन्ड जैसा मैंने कहा कि दुकानों पे अपना रेफ्रिजरेटर भी रखते हैं, उस पर भी जो है वो उसको मेंटेन करके करते हैं। और कहीं पे भी किसी को कोई शक हो, डाउट हो तो वो बेशक हमारी टोल फ्री नंबर पे भी जो है 1801800 और या फिर जो मैंने वेबसाइट बताई janaushadhi.gov.in, इस पे अपनी बात भेज भी सकते हैं हमें। और ऐसे सारे मामलों में गुणवत्ता की पुनः जांच की जाती है तो हम बिल्कुल उस पर तह तक पहुँचते हैं, इसलिए गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है जी। और फिलहाल एक कॉलर हैं, सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ, गुजरात से कॉल कर रहे हैं। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो क्या सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो रही कैंसर वाली, और कब से हमें ऑर्डर करना पड़ेगा कि सीधे जाके मिल सकती है? जी कैंसर की क्या सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? पहला प्रश्न का ये था। और क्या पहले से बताना पड़ता है अगर किसी दवाई की आवश्यकता है? जी, दवाइयाँ कुल जो है दवाइयों के 29 श्रेणियाँ होती हैं थेरेपी कैटेगरीज़ में। सारी की सारी 29 श्रेणी की दवाइयाँ यहाँ शामिल हैं। एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होता है जिसमें कुछ तकरीबन 388 दवाइयाँ हैं और उसके कुछ 928 900 के करीब फार्मूलेशंस वगैरह भी हैं बाज़ार में। वो तो सारे के सारे जो एसेंशियल दवा हैं वो भी हैं, बल्कि इसमें उससे भी अधिक हैं, 2047 दवाएं हैं, उससे भी दुगनी हैं। तो कई सारी जो है NLEM लिस्ट के बाहर जाकर भी दवाएं हैं। तो प्रायः कैंसर के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली सारी प्रमुख दवाइयाँ जो मुख्य नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह में हैं यहाँ पे
अवेलेबल हैं योजना के तहत, लेकिन स्टॉकिंग के बारे में मांग के आधार पर रहता है। तो ये आपको जो भी क्षेत्र है उस पर दुकान में चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। अगर मांग आपकी है और अगर वो ऑलरेडी स्टॉक नहीं कर रहा है तो उस पर दर्ज करेंगे तो बिल्कुल स्टॉकिंग से उठा सकता है, अन्यथा जैसे किसी भी अन्य दुकान में रहता है सामान्य दवाएं सारी वो स्टॉकिंग में रखते हैं। जी डॉक्टर पॉल, इस मार्च के पहले सप्ताह को हम लोग जन औषधि जन चेतना सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह के प्रश्न और ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से प्रश्न लोगों के मन में हैं, जानकारी के लिए उत्सुकता भी है। कितना महत्वपूर्ण है कि जो जागरूकता है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए और सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए, कितना अहम कदम है ये? जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक भारत सरकार का इतना अच्छा कार्यक्रम है, इसमें इतनी सेवा है और इतना फ़ायदे वाली बात है, तो बात ये लोगों के ऊपर पहुंचनी अति आवश्यक है। तभी तो इस स्कीम का फ़ायदा होगा और तभी इसका पर्पस जो है वो सॉल्व होगा। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इस हफ्ते में ऐसे जानकारी के कई तरीक़ों के द्वारा बात ये जनता तक पहुंचाई जा रही है। आज हम बात करें, ये भी एक तरीका है पहुंचाने का, और उसके साथ साथ स्कीम की बात करना एक चीज़ है, लेकिन ये भी कॉन्फिडेंस देना कि जब आप यहाँ से दवाई लेते हैं तो हम ट्रस्टवर्दी आपके पास दवाइयाँ जो हैं वो पहुँचाई जा रही है। तो जानकारी उपलब्ध करना बहुत ज़रूरी है और इस हफ्ते में इस काम को पूरा किया जाएगा। मैं यहाँ पर एक दो चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जन जागरण की ज़रूरत और भी ज़रूरत है, और मैं मुबारक देता हूँ मिनिस्ट्री को कि ये पूरा सप्ताह इस जन चेतना के लिए किया गया है। इसका कारण यह है कि हमारी 70% जो आबादी है वो गांव में है, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, और कई बार ये हमें मालूम नहीं पड़ता और जब ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन इसके बारे में प्रसार, इसकी जानकारी बताना, क्योंकि ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है जिसको सचमुच सहायता की ज़रूरत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसलिए जन चेतना और जन जागरण बहुत ज़रूरी है, और इस विषय में हम चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। साथ ही साथ जिसको मालूम है उसको भी एडवर्टीज़मेंट वैसी करना चाहिए जैसे और दवाई के लोग कंपनी वाले करते हैं, कि हमारी भी ये जन औषधि केंद्र उतनी गुणवत्तापूर्ण है और उतना ही अच्छा है, लेकिन लोगों को फ़ायदा बहुत है। जी, आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, और फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। राधे श्याम जी हैं, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। मैडम, हमारा वो पैर का प्रॉब्लम है, थोड़ा घुटने में दर्द का है, वो घुटने के बैक साइड में जो मसल्स हैं उसमें दर्द, नीचे में बैठ नहीं पा रहा हूँ जी। हैं, और उसकी दवा जन औषधि मिल सकती है कि नहीं, और क्या क्या दवाएं जो है
मैं ले सकता हूँ? प्लीज हमको थोड़ा बता दिए। मैं काफी परेशान, नीचे बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत हो गई। जी, कुछ सवाल इससे जुड़े यहाँ पर मेल पर भी आए हैं। सूरज जी हैं जिनका यह सवाल था कि क्या ओपीडी वाली दवाएं भी इन औषधि केंद्रों पर मिल सकती हैं? डॉक्टर अरोड़ा, पहली बात कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से पहुँच पा रही हैं ये सेवाएं, और दूसरी बात जो सवाल किया राधे श्याम जी ने कि अगर इनको, जैसे इन्होंने कहा कि जॉइंट पेन है, घुटने में दर्द है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी क्या दवा उपलब्ध होगी? तो पहली बात तो ये है कि हमें कोई भी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। ये एक मूलभूत सिद्धांत है दवाई लेने के लिए। कुछ ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती हैं बुखार की, दर्द की, लेकिन जैसे घुटने में दर्द है तो मुझे राधे श्याम जी को ये सजेशन रहेगा और बाकी लोगों को भी कि अपने चिकित्सा कर्मी से संपर्क करें और वो जैसी दवाई बताएं उसके हिसाब से। और यहाँ तक ओपीडी का प्रिस्क्रिप्शन है, ओपीडी का प्रिस्क्रिप्शन में देखा गया है कि लगभग 80 से 90% जो बीमारियां हैं उनके लिए जो दवाइयों की ज़रूरत होती है वो जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध रहती हैं। ये हम लोगों ने एक छोटी सी अनुसंधान किया देवघर एरिया में कि ओपीडी की ज़्यादातर हमारी जो ज़रूरत है, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है रोज़मर्रा की जो बीमारियां हैं, उसकी सब दवाइयां जन औषधि केंद्र पे आसानी से उपलब्ध है। हम कीमत की तो बात ही क्या करें, वो कीमत आधे से भी कम रहती हैं, 25-30% कई दवाइयों की, और ख़ास तौर पे जो आम तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। जी, डॉक्टर पॉल, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्या किसी विशेष तरह के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी? और दूसरा प्रश्न एक ये भी है, सुजाता हैं, वो ये जानना चाह रही हैं कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं? इसके बहुत सीधे जवाब हैं कि आयुष्मान कार्ड से कोई इसका लेना देना नहीं है। वो अस्पताल में दाखिल होने के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए वो कार्यक्रम है। जनऔषधि का कार्यक्रम सबके लिए है, अमीर गरीब सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये दवाइयाँ सभी इसका सेवन कर सकते हैं। और इनफैक्ट देखा जाता है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए जो लोग इन केंद्रों पे जाते हैं उसमें सभी तबकों के लोग होते हैं। तो पहला जवाब है कि कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप चाहिए, आपके हाथ में एक प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। दूसरी बात कही गई कि क्या रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बाकी जैसे फार्मेसी होती है, कंपाउंडर की दुकान होती है, दवाई की दुकान होती है, वैसे ही आप जाइए, अंदर जाइए, एक प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखा है आपके ऊपर, पर्ची जो है उसके ऊपर दवाई हो, आप प्रस्तुत करिए और दवाई मिलेगी। कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जाएंगे, अभी आप दवाई ले सकते हो। और किसी भी जगह पे आपने इलाज शुरू किया है, मान लीजिए पंजाब में, और आप छत्तीसगढ़ में चले गए हो, वहाँ एक आपकी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, भारत के एक डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसके बेस के ऊपर दवाई मिलेगी। बहुत ही सिंपल कार्रवाई है। जी, अमित जी, आपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि इसको कई दिशाओं में एक अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है, जिसमें से स्वरोजगार भी एक है। बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाह रहे हैं कि अगर इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं और क्या सही मार्ग होगा, कहाँ कनेक्ट करके जो है इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और कैसे अपना योगदान दिया जा सकता है इसमें शामिल होने के लिए? बिल्कुल सीधी बात है। आप janaushadhi.gov.in वेबसाइट पे जाएं और कभी भी इसके लिए जो है आप कभी भी कोई भी आदमी जो इच्छुक है आवेदन कर सकता है। कोई अलग से इसके लिए विज्ञापन नहीं निकलता और उसमें जो है अपना चलाने के लिए, संचालन के लिए एक बी फार्मा या डी फार्मा डिग्री वाला एक व्यक्ति चाहिए। या तो आवेदक स्वयं हो सकता है और नहीं है तो किसी और को अपनी दुकान के संचालन के लिए डी फार्म बी फार्म वाले को लगा सकता है। और उसके लिए जो है जो उसमें कितना बड़ा एक दायरा, नॉर्मल जैसे केमिस्ट की दुकान होती है उतना उसके पास जगह होनी चाहिए। और हम कुछ विशेष वन टाइम सपोर्ट देते हैं फर्नीचर इत्यादि के लिए। 2 लाख रुपए तक का इंसेंटिव भी देते हैं। अगर महिला उद्यमी हैं या फिर SC ST है या दिव्यांग है या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में है, नॉर्थ ईस्ट में है या हिल स्टेट्स में, हिमाचल उत्तराखंड में है या यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार या
लक्षद्वीप में हैं या फिर 112 जो नीति आयोग के पिछड़े ज़िले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन जगह पे अगर कोई आवेदन कर रहा है तो इनके लिए हम 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देते हैं। और अगर उस सहायता के लिए वो छूट मांग रहा है तो उसका भी अपना अगर SC ST है या दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र भी साथ में दे दे। इतनी सरल प्रक्रिया है जहां जो इच्छुक है, और हम लगातार इसको खोलते जा रहे हैं। जी डॉक्टर विनोद पॉल, एक प्रश्न और भी है, थोड़ा सा दिलचस्प है। ऋतु जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, क्या उनमें किसी विशेष प्रकार का चेक भी रखा जाता है? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि कोई भी एक योजना परियोजना शुरू की गई, लेकिन उसके बाद आगे क्या चल रहा है, ग्रास रूट लेवल तक चेक्स कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से किए जा रहे हैं? इसको मुझे लगता है अमित जी आप जवाब देंगे कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का क्या सिस्टम है। जी, क्वालिटी एश्योरेंस मैंने पूर्व में बताया था। मेन चीज़ दवा की शुरुआत होती है उसके बल्क ड्रग से या API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, या ड्रग इंटरमीडिएट या की सप्लाई मटेरियल होते हैं जो रॉ मटेरियल होता है। तो हमारी शुरुआत जो है गुणवत्ता की वहीं से शुरू होती है कि उसके एक जांचने की विधि है, उसका एक टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है, वो उससे दवा बनती है। दवा का निर्माता कोई और भी हो सकता है, जिसने बल्क ड्रग बेचा उसने दवा के निर्माता को बेचा, दवा के निर्माता ने हमारी जो नोडल एजेंसी है PMBI जो रजिस्टर्ड संस्था है उसको बेचता है। तो PMBI न केवल दवा के निर्माता से लेती है, दवा के निर्माता से कहती है कि आपके पीछे भी इसका जो रॉ मटेरियल जिसने बनाया उसका भी टेस्टिंग सर्टिफिकेट लाइए, उसका भी नाम बताइए हमें। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व का स्वास्थ्य का संगठन UNO की जो एजेंसी है जी, उसने कुछ मानक बना रखे हैं अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के, अच्छे निर्माण के जो मानक रखे हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। तो केवल जो उस अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति करता है वही आदमी दवा का निर्माता हमें PMBI में जन औषधि के लिए सप्लाई कर सकता है। तो ये दूसरी शर्त है हमारी। तीसरा ये है कि जब ये हमारे वेयर हाउसेज में आता है PMBI के, तो उस अवस्था में एक अगेन राष्ट्रीय मानक है, नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर लेबोरेटरीज जो है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज का, NABL का, उसकी एक ना एक सर्टिफाइड लैब से उसका परीक्षण कराया जाता है। और जब वो पास हो जाता है, और 100% मामलों में, ये नमूना जांच नहीं है कि हम सैंपल बेसिस पे करते हैं, हर लॉट जो हमारे पास आता है 100% केस में उसकी जांच कराई जाती है। और अगर नमूना पास होता है तो पास होने के बाद ही उसको 36 राज्यों के जो हमारे 36 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वहाँ पे भेजा जाता है। पूरे में उसकी कोल्ड चेन, साइंटिफिक चेन पूरी मेंटेन की जाती है, और वहीं से सीधा, और किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, वहीं से सीधा हमारा जन औषधि केंद्र वाला महीने में 1 या 2 बार जो है अपनी दवाएं उठाता है। तो इस प्रकार से पूरी चेन लगातार क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इसमें बड़े पुख्ता तरीके से मेंटेन की जाती है। शहरी केंद्र हैं हमारे या कि गाँव में है, क्वालिटी एश्योरेंस में कोई कमी नहीं है। ये SOPs बने हुए हैं और इसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती है। और कोई भी आपको कोई बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर ये केंद्र गांव में है या शहर में है उसमें कोई क्वालिटी में फ़र्क होगा या रेट में कोई फ़र्क होगा। और हम रेगुलर ऑडिट भी करते हैं इसका क्वालिटी का, और कोई शिकायत आती है तो शिकायत की जांच भी करते हैं, कंट्रोल सैंपल भी रखते हैं शिकायत होने पे कि कहीं भी किसी कारण से अगर लगे कि ठीक नहीं है तो दोबारा से हम कंट्रोल सैंपल की भी दोबारा से जाँच कराते हैं कि कहीं से अगर कोई गलती निकली हो तो पकड़ में आ जाए। जी, यही एश्योरेंस हमारे व्यूअर्स चाह रहे हैं शायद कि चेक्स कितने होते हैं, तो पूरी तरह से किस हर एक लेवल पर किस तरह से दवाएं आप तक सुरक्षित रूप से और गुणवत्ता वाली दवाएं आप तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नागपुर से फिलहाल राजीव जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। स्वागत आपका, क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हमारे इसमें एक मिथ बहुत ज्यादा फैलाया जाता है कि जो दवाई हमें डॉक्टर देते हैं वो पेट में जाके जल्दी डिजोल्व होती है, और अगर हम लोग उसी कंटेंट्स की अगर जन औषधि लेते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होती। तो ये एक प्रकार का मिथ मुझे ऐसा लगता है फैलाया जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब की इस पर राय जानना चाहता हूँ कि क्या सही में ऐसा होता है? जी, वैसे तो आपके सवाल में ही जवाब भी छुपा हुआ है कि ये गलत धारणा है, मिथ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अरोड़ा आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? राजीव और मैं बाकी श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा कि कई बार वहम को कहते हैं लुकमान हकीम भी नहीं दूर कर पाए थे। ये बिल्कुल ही एक गलत धारणा है कि ये दवाई की मात्रा कम हो सकती है। दवाई जब हमारे पेट में जाती है या शरीर में जाती है तो उसका पूरा प्रभाव, पूरा एब्जॉर्प्शन शरीर के अंदर नहीं जा पाता या पूरा प्रभाव नहीं होता। ये बिल्कुल मिथ है।
जैसे कि बार बार बताया और अमित जी ने बताया कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ये दवाई की जांच करते हैं और इसकी जांच पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है, उस पूरी सप्लाई चेन को जहाँ से दवाई बनना शुरू हुई रॉ मटेरियल से लेकर आखिर तक जहाँ तक वो जन औषधि केंद्र तक पहुँचती है, इस हर जगह पे उसकी गुणवत्ता की जांच हो रही होती है। इसके साथ साथ जहाँ पर दुकान है, जो केमिस्ट की दुकान जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर भी ऑडिटिंग होती है समय समय पर, क्योंकि दवाइयों का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है कि नहीं और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस विषय पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है कि ये दवाई क्योंकि हम मनुष्य के इलाज के लिए कर रहे हैं, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोताही की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। तो मैं आपको विश्वस्त करना चाहूँगा कि इस दवाई की गुणवत्ता कोई भी बाज़ार में उपलब्ध दवाई की गुणवत्ता से बराबर है, उससे कोई कमी नहीं है इसमें। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुझे जब ज़रूरत पड़ती है दवाई की तो मैं जन औषधि से ही दवाई ले लेता हूँ। ये कन्वीनियंस की बात है और बिल्कुल दवाई में कॉन्फिडेंस है मुझे भी, मेरे परिवार को भी, एज अ डॉक्टर भी, और मैं कहूँगा कि ये शंका को तो बिल्कुल आप दूर कर दीजिए। जी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो डॉक्टर पॉल जो यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं वो खुद भी इन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है उन तमाम लोगों के लिए जिनके मन में ये भ्रम है कि क्वालिटी इश्यूज होंगे या कितनी सुरक्षित है ये दवाएं। एक और कॉलर है मेरठ से हमारे साथ, क्या जानना चाहते हैं आप? बहुत स्वागत आपका। मेरा नाम अखिलेश कुमार गुप्ता है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ जी। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी को हार्ट में वाल्व की प्रॉब्लम है और प्राइवेट डॉक्टर से इलाज चल रहा है उनका जी, और काफी महंगी दवाइयाँ वो बाजार से लेते हैं। मैंने उनको कई बार मोटिवेट किया कि आप जन औषधि केंद्र से दवाई लें, तो उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर आउटराइट मना कर देते हैं इसके लिए, मतलब बिल्कुल डेलिबरेटली डिमोटिवेट करते हैं। एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो मेडिसिन लेते हैं जन औषधि केंद्र से जी, क्या इनके बिलिंग का कोई सिस्टम नहीं है? जो काउंटर पे आमतौर से बिल नहीं देते, हालांकि उनके पास काफी वर्कलोड रहता है, लेकिन कुछ कंप्यूटर सिस्टम की तुरंत बिल बन जाए जी। और दूसरी बात, हालांकि आपकी दवाइयाँ ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है, लेकिन मैंने देखा है काउंटर पे कुछ लोग डिस्काउंट के लिए भी लड़ते रहते हैं, 1-2 बार मैंने देखा है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तीनों ही आपके। पहला सवाल डॉक्टर पॉल, जो डॉक्टर्स ही अगर पेशेंट को डिस्करेज कर रहे हैं, क्या संदेश आपका रहेगा और कैसे बदलाव लाया जा सकता है इसमें? अपने डॉक्टर कलीग्स को, मेरी फ्रेटर्निटी है ये, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है ये, मैं उनको विनती करना चाहूँगा कि ऐसी शंकाएं हमारे दिलों में भी रहती थी और ये रहता था कि क्या ये सब कुछ ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड जेनेरिक्स में फ़र्क है। ये संभावित है, क्योंकि जब मैं इलाज लिख रहा हूँ एक बच्चे के लिए, एक पेशेंट के लिए, तो मेरी जिम्मेवारी है और मेरा धर्म है और मेरा एथिक्स है कि मैं वो दवाई प्रिस्क्राइब करूँ जो उसमें कि मुझे फेथ है। तो इसको लेते हुए ब्रांडेड, जो ब्रांड बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खूब रेट पे ऊपर उसको देती हैं, क्योंकि ये कॉमर्स भी है, बिजनेस भी है, उसके रूल्स अलग तरह के होते हैं। तो लगता है कि वो फिर इतना उन्होंने कह रखा होता है कि उसी में ही एक तरह से चलते 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 एक दूसरे को देखते देखते कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम एज ए डॉक्टर ग्रो हो रहे हैं। लेकिन मैंने खुद देखा है कि जब इतना, पहली बात है कि जब फ़र्क है, एक 72 रुपये की दवाई जो है अभी जैसे बताया गया वो 7 रुपये में या 6 रुपये में मिल रही है, तो मेरा ये भी धर्म है, मेरा ये भी एज ए डॉक्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं अगर उस पेशेंट की बचत हो सकती है तो क्यों नहीं बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए। तो पहला ये प्रिंसिपल भी हमें इन्वोक करना है कि क्या मैं इतना बोझ डाल रहा हूँ जो मेरे पास अपनी फेथ लेके आया है। तो आंसर इज़ कि बोझ डालने की अगर मेरे पास कमी मैं उसका मैं कर सकता हूँ तो मैं ड्यूटी बाउंड हूँ कि मैं उसमें उनको सस्ती दवाई दे पाऊँ अगर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर डाउट होता है कि अच्छा मैं क्या लिख रहा हूँ ठीक जगह से मिलेगी क्वालिटी, तो वहीं जन औषधि का रोल आ गया कि जब आप लो कॉस्ट पे सेम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मैं दे पा रहा हूँ, तो मैं अपने मरीज़ के पेशेंट जिसको मैं बच्चे को देख रहा हूँ, उसकी माँ को, अपने भाई बहन को
मैं कहूँगा कि तुम ये दवाई बेधड़क जाके जन औषधि केंद्र से लेके जाओ। और अब मैं गवर्नमेंट के अंदर हूँ तो मैं जानता हूँ कि इसमें पूरी तरह से जो अमित जी ने कहा है वो क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ लिस्ट करने के लिए नहीं है, उनको हम पूरी तरह से पुख्ता तरीके से उसमें हम उसको सिस्टम को हल करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अब टाइम आ गया, अब बिल्कुल वो टाइम आ गया है कि मैं अपने कलीग्स को ये हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि प्लीज़ हैव फेथ। आप जन औषधि की जेनरिक दवाइयों को प्लीज़ अपनाने के लिए अपने पेशेंट को इनकरेज करिए। डॉक्टर अरोड़ा ने ये बात शुरू में लेके आए और हम पूरी तरह से एश्योर करना चाहेंगे कि प्लीज़ हैव फेथ इन आवर ओन कैपेबिलिटीज, आवर स्टैंडर्ड्स, आवर ओवरसाइट, आवर रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट स्टैंड गारंटी फॉर द ऑप्टिमम कॉस्ट एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। तो मैं यही चाहूँगा कि इस बात को प्लीज़ आगे बढ़ाइए, हैव कॉन्फिडेंस। ये जनसेवा का ही एक जनसेवा के तौर से देखें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपकी और मेरी ड्यूटी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, और वो ये है कि हमारी जेनरिक मेडिसिन्स, नॉर्थ अमेरिका में जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं 70-80% भारतीय होती हैं। यानी कि ये इसकी मान्यता खाली हमारे देश के लिए नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो भारतीय जेनरिक दवाइयाँ हैं उनकी मान्यता है। और इसलिए हम अपने चिकित्सा सहकर्मियों से आग्रह करेंगे, बार बार आग्रह करेंगे कि इस पे विश्वास रखें, और जो अपना विश्वास अगर आप अपने मरीज़ पे पास ऑन करेंगे तो उनको भी विश्वास रहेगा कि ये दवाई किसी चीज़ से कम नहीं है। जी, और दो हमारे छोटी जो बातें मैं समय लेते हुए भी जरूर कहना चाहूँगा इस पे। आपने परिचय दिया डॉक्टर पॉल का, डॉक्टर पॉल को नीति आयोग, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो दोनों सह पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों एम्स दिल्ली जो शीर्षस्थ सबसे विश्वास वाली संस्था है उसके डॉक्टर बैठे हैं, और अगर वो आपसे कह रहे हैं कि स्वयं ये दवा का उपयोग करते हैं और ये सही है, तो आप किसकी बात मानेंगे, ये फैसला मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मॉरिशस पे कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के सरकार के मांग पे वहाँ पे भी एक जन औषधि का केंद्र खोला। नौरू की सरकार ने कैरेबियन में हमसे मांग की हुई है, वो अगला वहाँ खुलने की गुंजाइश है। मालदीव, श्रीलंका की सरकार, अनेक अंतर्राष्ट्रीय सरकारों ने हमसे मांग की है कि हमारे देश में भी जन औषधि केंद्र खुलवाएं। और पूरी दुनिया के जो है सबसे अधिक जो जेनरिक ड्रग्स पैदा होते हैं, जो कि ब्रांडेड ड्रग के अंदर में डालते हैं, ब्रांड कुछ भी हो, वो भारत देश में ही बनते हैं। तो उच्चतम गुणवत्ता की दवाइयाँ इस देश में बनती हैं, पूरी दुनिया के लिए बनती हैं। और उन्हीं वही जो सप्लायर हैं, जो कंपनियाँ अपनी ब्रांड से बेचते हैं, उन्हीं में से सप्लायर्स जो है हमें भी सप्लाई करते हैं। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो जन औषधि के ब्रांड के नाम से भी जो है हमारे यहाँ से जो केंद्रों से बकती है, उन्हीं सप्लायर से आती है, उन्हीं कंपनियों से आती है। जी, बिलिंग को लेकर भी सवाल था, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले पवन जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। पवन जी, बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी, तो डॉक्टर तो जेनरिक दवाई लिखते नहीं है, तो हमें कैसे मतलब पता लगेगा कि हम जाके ये दवाई प्राइवेट मतलब उस पर ही मिलती है वो सारी दवाई? जी, मैं इसका जवाब डॉक्टर साहब लिखेंगे, मान लीजिए कि उन्होंने ब्रांड नेम पे लिख दिया, कोई एक्स आपकी दवाई है, उन्होंने उसका नाम अपने तरीके से सॉल्ट के नाम पे नहीं लिखा, उन्होंने ब्रांड के नाम, ब्रांड का नाम यहाँ लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, सॉल्ट एम्लोडिपिन है या एमॉक्सिसिलिन है, उन्होंने कोई नाम लिख दिया। आप उसी प्रिस्क्रिप्शन को जन औषधि में ले जाओ, वहाँ जो हमारा फार्मासिस्ट है अपने आप ही उसी सॉल्ट की हाई क्वालिटी मेडिसिन देगा। जब आपको वह दवाई मिलेगी, उसका नाम बाहर जो लिखा होगा वो थोड़ा सा जब सॉल्ट के नाम पे ही होगा, वो नहीं होगा जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, लेकिन ताकत उसमें उस दवाई में वही होगी जो कि हाईएस्ट क्वालिटी मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन की होती है। शॉर्ट आंसर, आप इसी प्रिस्क्रिप्शन को आप जन औषधि में ले जाइए और जो दवाई आपको मिलेगी आप उसका इस्तेमाल करिए। जी, और जहां तक गवर्नमेंट सेटअप की बात है, तकरीबन सभी विशेषज्ञ जेनरिक मेडिसिन ही लिखते हैं, और जो प्राइवेट सेटअप है उनको भी ये एडवाइस भी किया जाता है और रिक्वेस्ट भी किया जाता है, जैसा डॉक्टर पॉल ने भी कहा था, जेनरिक मेडिसिन लिखें। अगर नहीं उपलब्ध है तो आप ब्रांड नेम के साथ भी जन औषधि केंद्र जा सकते हैं, वहां से उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवाइयां ले सकते हैं। बहुत अच्छा। एक और प्रश्न जो अखिलेश जी ने पूछा था अमित जी की, क्या बिलिंग, प्रॉपर बिलिंग होती है और कुछ लोग डिस्काउंट के बाद और डिस्काउंट चाहते हैं, क्या ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है या होता है? देखिए, केमिस्ट अपने यहाँ से किस दाम पे बेचता है ये तो उसके ऊपर है। अगर वो और डिस्काउंट देना चाहता है, उसकी इच्छा है अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, जो उसके रेगुलर कस्टमर्स हैं, अगर कोई कर रहा है तो हमें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
कई सारे लोग जो है मोबाइल नंबर भी अपने पास उसको कनेक्ट करने के लिए अपने ग्राहकों से रखते हैं। कायदे से तो पर्चा मिलना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा समय अभाव पे अगर नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से तो अलग बात है। हम कोशिश अभी हाल में ये कर रहे हैं कि डिजिटल तरीके से लोगों के मोबाइल फ़ोन से ही सीधे लोगों को जोड़ सकें। तो इसके लिए अभी हमने कुछ पहल शुरू की है। हमारी कोशिश होगी कि फ़ोन पे ही लोगों को, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ों का अपना रिसीट वगैरह मिल जाता है, जो लोग इच्छुक हैं उनको उसके जरिए भी मिल सके। एक छोटा सा सवाल और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि एक मेल था कमल वैद्य जी का, वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या ऑनलाइन भी इन दवाओं का ऑर्डर किया जा सकता है या परचेज की जा सकती है, क्या अभी ऐसा कोई प्रावधान है? जी, अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से, कुछ भ्रमों को दूर करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्या है महत्व, क्या है उपयोगिता, और इससे जुड़े तमाम सवाल हम बता रहे हैं, उनके जवाब विशेषज्ञों से ले रहे हैं। फिलहाल कुछ और जानकारी लेने का समय हो गया है। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, अमित अग्रवाल जी और डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। जानकारी लेते हैं छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाबों के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर पॉल आपसे कि क्या ये दवाएं उन्हीं लोगों को मिलती हैं, इसका जवाब आपने दिया भी था कि जिनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। क्या कहना चाहेंगे एक वाक्य में? ये दवाइयाँ सबके लिए हैं, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है या नहीं है, कोई भी व्यक्ति इन दवाइयों को जन औषधि केंद्र से ले सकता है। जी, अमित जी, क्या ये दवाइयाँ लेने की प्रक्रिया बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और जटिल है? जी बिल्कुल नहीं, अपनी दुकान में जाइए, जैसे किसी भी दवा की दुकान से लेते हैं आप ले सकते हैं। जी, डॉक्टर अरोड़ा, क्या दवाइयाँ सिर्फ उन्हीं रोगियों को मिलती है जो हॉस्पिटलाइज हैं, यानी अस्पताल में भर्ती हैं? नहीं, ये दवाई कोई भी कहीं का भी पर्चा लेके जा सकता है। कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, कोई सरकारी अस्पताल की दवाखाने से दवाई ले रहा है, कोई दाखिल है, कोई ओपीडी में है, हर एक को दवाई मिल सकती है। और अगर मेरे प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड भी लिखी हुई है, वो भी जाकर दवाई यहाँ से जेनरिक दवाई ले सकता है। जी, क्या जेनरिक दवाइयों की लिस्ट ब्रांड नेम के साथ ऐसे सभी केंद्रों पर उपलब्ध होती है डॉक्टर पॉल? हाँ जी, वहाँ दिखाया जाता है कि ये दवाई का जो सॉल्ट है ये कौन सा है, और अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि ब्रांडेड नेम क्या है वो भी वहाँ पे दिखा सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में कॉस्ट भी और रेट भी दिखाया जाता है। जी, इसे डिजिटली सुगम बनाने के लिए, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, किस तरह के कदम उठाए गए हैं अमित जी? हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं और प्रयोग अभी इस समय जारी है सॉफ्टवेयर तरीके से। ORS सॉफ्टवेयर से OPT में लोगों ने बहुतों ने दर्ज किया होगा, जैसे दिल्ली के सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल उसमें होता है। वहीं पे प्रेस्क्रिप्शन पे जो मिलता है, अगर उसी जिस समय प्रेस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उसको सॉफ्टवेयर से चढ़ाया जाए तो उसी समय उसके मोबाइल पे उसको सूचना मिल जाए कि आपका ये जन औषधि केंद्र पास वाला ये है, और उसमें दवा की उपलब्धता के बारे में भी। तो ऐसा हम एक प्रयोग अभी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं AI की मदद से। डॉक्टर अरोड़ा, क्या सिर्फ दवाएं ही इन केंद्रों पर उपलब्ध होती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दवाओं करीब 2047 दवाई इस समय हैं और 300 इक्विपमेंट भी मिलते हैं, जिसमें इंजेक्शन है, सिरिंजेस हैं, IV फ्लूइड्स हैं और इसके अलावा बाकी ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स हैं। कुल मिलाकर 300 इक्विपमेंट है और हमें उम्मीद है समय के साथ इन इक्विपमेंट्स की संख्या और बढ़ेगी। डायग्नोस्टिक किट्स भी मिलते हैं। जी, डॉक्टर पॉल, अगर यहाँ से ली गई दवाइयाँ कोई डॉक्टर उसको डिस्करेज करे लेने से, तो क्या किया जाए? डॉक्टर साहब ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको दी है वो ले लीजिए और अपने मन में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखिए कि मैं ये दवाई किसी और दुकान की बजाय
प्रेफरेबली मैं जन औषधि में जाऊंगा तो मुझे वही दवाई मिलेगी जो कि डॉक्टर साहब के मन में लिखी हुई है और हाई क्वालिटी के है और प्रॉपर रेट पे मुझे कम दाम पे वो दवाई पूरी गारंटीड इफेकेसी वाली आपको मिलेगी। जी, एक ईमेल का प्रश्न भी था, सुजाता का प्रश्न था, हम अमित जी उसको शामिल कर रहे हैं कि क्या जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी एक ही सेटअप है? नहीं, थोड़ा अंतर है। अमृत फार्मेसी में वही जेनरिक दवा जो ब्रांडेड रूप में मिलती हैं वो भी उपलब्ध की जाती हैं। अगर कोई ब्रांडेड दवा चाहता है तो वो अमृत फार्मेसी में काफ़ी सस्ते दामों पे मिलती है। जी डॉक्टर अरोड़ा, क्या ये सुविधा सिर्फ शहरी इलाकों तक ही सीमित है? जैसा कि पहले भी बताया, लगभग आधी जन औषधि केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में है इस समय, और कोशिश की जा रही है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा जन औषधि केंद्र हो सकें। और यहाँ पर अमृत फार्मेसी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी करीब 2000 दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं जन औषधि केंद्र पे, तो अमृत फार्मेसी में बहुत सीवियर मतलब डिस्काउंट पे ब्रांडेड दवाई भी मिल जाती है। तो उसका कारण, उसकी वजह से जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ दोनों जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी दोनों काम करते हैं। जी डॉक्टर अरोड़ा, क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, लोग हिचकिचाते हैं, किसी को जानकारी नहीं है और कुछ ये सोचते हैं कि इसका लाभ उठाया जाए या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? मैं दोबारा एक अपने चिकित्सा सहकर्मियों से प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा कि इसमें अपना विश्वास बनाएं और अपने मरीज़ों का विश्वास बना के रखें कि ये सर्वोत्तम गुणवत्ता की दवाइयाँ हैं। और मैं अपने समस्त श्रोताओं को कहूँगा कि इससे बेहतर गुणवत्ता की दवाई उपलब्ध नहीं है। ये भारत सरकार की गारंटी है। और आज ये है कि जैसे कि अमित जी ने बताया कि दूसरे देश हमसे चाहते हैं कि इस तरह की जन औषधि केंद्र उनके देश में भी बनाए जाए। इससे बड़ा उदाहरण और उससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? जी, इस सुविधा में महिलाओं के लिए क्या विशेष है अमित जी, और साथ ही जो भी आप हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहें? महिलाओं के लिए एक तो मैं बताना चाहूँगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड जैसे रहता है तो बाज़ार में आप लेंगे तो 6 से 10 रुपए का पड़ता है, यहाँ पे मात्र 1 रुपये में सरकार की ओर से इसमें सब्सिडी भी है, तो मात्र 1 रुपये में जो है इसको सुलभ कराया जाता है। करोड़ों इसमें बिक्री हुई है। 2019 में महिला दिवस पे इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी चीज़ ये कि हमारी कोशिश है कि इसमें महिलाओं की सहभागिता अधिक रहे। 15,000 में से 6,000 केंद्र के जो है संचालक जो है महिलाएं हैं, तकरीबन 40% केंद्र महिलाएं स्वयं चलाती हैं। तो इस तरीके से महिलाओं की सहभागिता पे पूरा ध्यान रखा जाता है। जी, विस्तार से हमने इस पूरे विषय पर बात की है। डॉक्टर विनोद पॉल, किस तरह से सबको आश्वस्त करना चाहेंगे कि जितने भी भ्रम हैं उनको दूर किया जाए, और जो आपने कहा कि विश्वास बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बात सभी की सेहत की है? जैसे मैंने कहा कि विश्वास की कड़ी ये है कि क्या मैं अपने आप इसको अपनाता हूँ, तो उसका जवाब है कि यस, मैं भी जन औषधि से दवाइयाँ लेता हूँ। और जिन पेशेंट्स का इलाज मैंने एज अ डॉक्टर रिसेंट टाइम्स में किया है, जब से जन औषधि सिस्टम सशक्त हुआ है, उसमें गुणवत्ता आई है, उसके सिस्टम में बहुत बहुत बेहतरी हुई है और उसका जो नेटवर्क है आयाम बढ़ा है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपने पेशेंट्स के लिए उन दवाइयों को लेने के लिए उनको मैं प्रेरित करता हूं कि जन औषधि केंद्र में आप जाके लीजिए। एक बात और भी आज ज़रूर कहनी चाहिए जी, कि पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जो इस एस्पेक्ट को देखना कि हाई क्वालिटी दवाइयाँ मिले, सिटीज़न पे, नागरिक पे उसका बोझ स्वास्थ्य की दृष्टि से कम पड़े, ये जो स्कीम है PMBJP जो स्कीम जिसकी आज चर्चा करें, एक महत्वपूर्ण कड़ी। लेकिन इसको इसके साथ भी आप जोड़िए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान कार्ड से लागू होता है, उससे भी जनता के ऊपर केयर इलाज भी मिलता है और ऊपर का खर्चा भी नहीं होता, कैशलेस सारे सुविधाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री फ्री डायलिसिस स्कीम जो है उसमें लगभग 3 करोड़ लोगों का डायलिसिस हो गया है। वो डायलिसिस बार बार ज़रूरत पड़ती है, वो खर्चा भी अब जो है वो वह नहीं करना पड़ता, उससे बचत हो रही है। फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 100 से ज़्यादा, इनफैक्ट PSC वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 170 से ज़्यादा फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। वो भी एक तरीका है कि किस तरह से हम कोशिश करें
कि बोझ दवाइयों का और इलाज का आम व्यक्ति पर बिल्कुल ना पड़े। और अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो अभी बजट अनाउंसमेंट में जो बहुत रेयर बीमारी होती हैं, बहुत कैंसर वाली बीमारी होती हैं, कुछ दवाइयाँ अभी तक जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, उनके ऊपर ड्यूटी भी कम कर दी गई है। कई 36 दवाइयाँ और जुड़ गई जिसमें ज़ीरो जो बेस ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई, कुछ और दवाइयाँ भी जुड़ी जिसके ऊपर की उसको भी कम कर दिया गया। तो अगर हम पूरे इस सारे जो इनिशिएटिव्स हैं इनके समूह को देखें तो इसके पीछे एक ही सोच है सरकार की कि स्वास्थ्य सेवाएं भी मिले और नागरिकों पर बोझ जो अपनी जेब से जो करना पड़ता है वो बोझ कम हो। और ये असर हुआ भी है किरण जी। अगर हम 13-14 में जाएं तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो था वो लगभग 63% था, 63%, वो कम होकर अब 39% आया है। और ये सब जो हुआ है इकट्ठा सब कुछ करने से हुआ है। जन औषधि योजना के द्वारा शुरू से लेकर आज तक हम देखें तो 30,000 करोड़ रुपए की बचत नागरिकों को, भारत के जनता को, भारत में हम सबको उपलब्ध हुई है। तो इस अपॉर्चुनिटी को इसको अपनाना चाहिए और पूरे फेथ से जन औषधि केंद्र में जो सेवाएं, जो दवाइयाँ, जो सर्जिकल इक्विपमेंट उपलब्ध हैं उसको आप अपनाइए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, ट्रस्ट के साथ। जी, बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए, तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर वीके पॉल, अमित अग्रवाल जी, डॉक्टर एनके अरोड़ा, आप सभी का विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया है कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है सभी तक सही रूप से कम दामों पर इलाज उपलब्ध कराने की, और इसमें पूर्ण रूप से सरकार तत्पर है। आवश्यकता हमारे लिए इस बात की है कि विश्वास रखा जाए और हम अपनी ओर से वो कदम बढ़ाएं, क्योंकि बात है हमारे स्वास्थ्य की, हमारी सुरक्षा की। इसलिए कदम सभी को बढ़ाना है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। और कहा जाता है कि अभी तो पाए हैं कुछ पड़ाव, अभी कई पड़ाव और मंजिल बाकी है। हमारा लक्ष्य है सभी के लिए पूर्ण सेहत प्राप्त करना, और इसीलिए स्वास्थ्य का ये सफ़र जारी है। सेहत का ये सफ़र और जानकारी का ये सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के लिए विशेष संदेश ये है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो सभी के लिए है, सरल है, सहयोगी है, सुरक्षित है और संभव की जा रही है। आप अपने भ्रमों को दूर कीजिए और जानकारी जो है लेने के लिए टोटल हेल्थ कार्यक्रम देखते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।